नमस्कार दोस्तों, एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में फिर से मैं हूं आपके सामने। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं, वो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154, 155 और 156 पर। बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं और ये मान के चलिए कि ये जानकारी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए कि इन तीन धाराओं में क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा, तभी दी गई जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, जब कोई ऐसी घटना होती है जिससे कोई कॉग्निजेबल संज्ञेय प्रकृति का अपराध बनता है, तो उस सिचुएशन में 154 CRPC में प्रावधान है कि FIR रजिस्टर्ड होगी। 154 CRPC की उपधारा 1 में प्रावधान है कि संबंधित थाने पर आप जाइए और वहाँ पर एप्लीकेशन दीजिए, FIR आपकी रजिस्टर्ड होगी। और जब FIR रजिस्टर्ड हो जाएगी तो आपको 154 CRPC की उपधारा 2 के अंतर्गत निःशुल्क FIR की कॉपी दी जाएगी, जो भी कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है उसको। अगर भाई थाने पर FIR रजिस्टर्ड नहीं होती है तो 154 CRPC की उपधारा 3 में यह प्रावधान है कि आप जिले के SP को प्रार्थना पत्र दीजिए और आपकी FIR रजिस्टर्ड करने का आदेश जिले के SP द्वारा दिया जा सकता है। अब ये तो हो गई अगर कोई घटना है संज्ञेय प्रकृति की, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई बनता है, ऐसी कोई घटना जिससे कोई संज्ञेय प्रकृति का अपराध बनता है, तो आप 154 में FIR रजिस्टर्ड कराएंगे। अब अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, असंज्ञेय प्रकृति का अपराध है, तो क्या होगा? तो उसके लिए जो प्रावधान है वो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 155 की उपधारा 1 में, कि अगर किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट की जाती है तो उसको संबंधित थाने का भारसाधक अधिकारी GD में दर्ज करवाएगा या जो भी अभिलेख है उसमें दर्ज किया जाएगा। और 155 CRPC की उपधारा 2 के अंतर्गत बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के ऐसे मुकदमे का, ऐसे केस का विवेचना, इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हो सकता है। अगर IO इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो पूरी तरीके से अवैध मानी जाएगी, क्योंकि इसके लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि इन्वेस्टिगेशन तभी हो सकती है जब मजिस्ट्रेट आदेश करेगा विवेचना के लिए। अब आते हैं इसी 155 CRPC की उपधारा 3 में। उपधारा 3 में ये कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद जो भी IO होगा वो इन्वेस्टिगेशन तो करेगा, लेकिन एक्यूज की गिरफ्तारी नहीं कर सकता है। उसके पास वो सारे अधिकार होंगे जो ऑलरेडी किसी FIR की इन्वेस्टिगेशन करते समय होती है, सिवाय गिरफ्तारी करने के। इसी धारा के सेक्शन 4 यानी 155 CRPC की उपधारा 4 में ये कहा गया है कि अगर असंज्ञेय अपराध के साथ साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, एक भी धारा ऐसी है जिसमें कोई संज्ञेय प्रकृति का अपराध बनता है, तो उस सिचुएशन में असंज्ञेय अपराध की विवेचना भी संज्ञेय अपराध के साथ हो जाएगी। मीन्स अगर मान लीजिए 2 धाराएं ऐसी हैं जो नॉन कॉग्निजेबल हैं और एक धारा ऐसी है जो कॉग्निजेबल है, तो उस सिचुएशन में उसकी NCR दर्ज नहीं होगी, FIR दर्ज होगी और उसी FIR में उस NCR यानी जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस थे उनकी भी विवेचना हो जाएगी। तो ये तो हो गया संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के संबंध में कि रिपोर्ट कैसे होगी और असंज्ञेय अपराध की विवेचना कैसे होगी। अब आते हैं संज्ञेय अपराध की विवेचना कैसे होगी। तो इसकी प्रक्रिया है 156 में। 156 CRPC की उपधारा 1 में कहा गया है कि पुलिस का कोई भी अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी नामित किया जाए किसी केस में, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के विवेचना कर सकता है कॉग्निजेबल प्रकृति के ऑफेंस की। जो भी जिनकी भी FIR दर्ज होती है उनकी विवेचना बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के ऐसा पुलिस अधिकारी कर सकता है। 156 CRPC की उपधारा 2 में ये प्रोविज़न है कि ऐसी किसी विवेचना को किसी भी स्तर पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। मतलब उस पर कोई क्वेश्चंस नहीं किए जा सकते हैं कि भाई ये विवेचना की गई तो इसमें मजिस्ट्रेट की अनुमति क्यों नहीं ली गई, या ऐसा है वैसा है। प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, स्पष्ट प्रावधान है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। एक पॉइंट इसमें मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कोई FIR रजिस्टर्ड हो गई और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चलता है कि भाई अब ये केस तो रजिस्टर्ड हुआ था एज FIR, कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा था, लेकिन बाद में उसमें संज्ञेय प्रकृति का जो अपराध था वो नहीं बनता पाया गया और IO ने वो सेक्शन हटा दिया, तो उस सिचुएशन में जब भी चार्जशीट लगती है या पुलिस रिपोर्ट जाती है
तो इस आधार पर प्रश्नगत उसको नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इस सेक्शन को बनाया गया है कि इसमें मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं ली गई, क्योंकि ये जो चार्जशीट आई है इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी FIR रजिस्टर्ड हुई थी और बाद में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उस सेक्शन में अपराध बनता हुआ नहीं पाया गया। अब आते हैं 156 CRPC के सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर, जो है 156 CRPC की उपधारा 3, और जिसमें मैक्सिमम प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं FIR दर्ज करने के लिए। इसमें प्रावधान यह है कि पूर्वोक्त प्रकार के किसी भी अपराध का 190 CRPC के अधीन सशक्त किया गया मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश दे सकता है। तो भैया जिसकी FIR थाने पर दर्ज नहीं हुई वो 156(3) CRPC में प्रार्थना पत्र दे और अपनी FIR रजिस्टर्ड करवाए। जो भी मजिस्ट्रेट सशक्त होगा, मीन्स जो पॉइंट किया गया होगा कि वो किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है, जो परिवार सुन सकता है, वो 156(3) CRPC का प्रार्थना पत्र देगा, थाने से रिपोर्ट मंगवाएगा, पर्याप्त आधार है, ग्राउंड्स हैं, तो भाई FIR रजिस्टर्ड करने का आदेश करेगा। तो फ्रेंड्स 154 CRPC में किसी कॉग्निजेबल संज्ञेय प्रकृति के अपराध की FIR, 155 CRPC असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंध है। सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि 154 कॉग्निजेबल ऑफेंस, 155 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें आप NCR कहते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, और 154 CRPC FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तीसरा जो सेक्शन 156 है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित है, और जिसमें 156(3) CRPC से आप लोग भाई बहुत से वीडियो मेरे भी देख चुके हैं कि जब FIR रजिस्टर्ड ना हो तो भैया चलो कोर्ट और दर्ज करवाते हैं FIR 156(3) CRPC से। एक बात और इसमें ऐड करता हूँ कि स्पेशल कोर्ट में जो प्रोविज़न्स हैं, ऑलरेडी जो स्पेशल एक्ट के मैटर्स हैं जैसे SC/ST एक्ट, पॉक्सो एक्ट, इनमें स्पेशल कोर्ट ऐसे केसेस को सुनती हैं। तो जब आप प्रार्थना पत्र देते हैं तो वहाँ भी मजिस्ट्रेट शब्द के स्थान पर वह स्पेशल कोर्ट का पीठासीन अधिकारी ऑलरेडी इस पर ऐड हो जाता है, क्योंकि ये प्रोविज़न जो बना हुआ है 156(3) CRPC का, तो इसमें क्या है, जो मजिस्ट्रेट शब्द है उसके स्थान पर ऑलरेडी जो पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी होते हैं वो एडिशनल सेशन जज होते हैं, मींस SJ होते हैं। तो एडिशनल सेशन जज का मतलब मान के चलिए कि वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रैंक के ही ऑफिसर्स माने जाते हैं, और वो सेशन कोर्ट होती हैं। जो भी स्पेशल कोर्ट है वो सेशन कोर्ट होती हैं। तो उस सिचुएशन में यहाँ मजिस्ट्रेट शब्द के स्थान पर जो भी स्पेशल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी हैं या डेजिग्नेटेड हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो जो मैं कहना चाहता था, आपको बताना चाहता था, वो पूरी तरह से स्पष्ट है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक करते हुए, अगर आपको इस चैनल पर जो भी कंटेंट आगे देखने हैं कि लगता है कि महत्वपूर्ण कंटेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनका समय से नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हफ्ते में 3 दिन, यानी सप्ताह में 3 दिन, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे इवनिंग 6 PM शाम को 6 बजे लॉ से संबंधित जानकारी वाले वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।